दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा जो है उसको हिंदी में हम लोग बीजगणित भी बोलते हैं। बचपन से ही बीजगणित बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल चैप्टर रहा है। हमको बेसिक्स अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है या जो भी समस्या रहो, कुल मिला के बात ये रहती है कि जो बीजगणित है वो एक तरह से बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे अलजेब्रा के लिए, तो समझ में आया कि वीडियो तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो भी है, लेकिन समझ में नहीं आने का जो मेन रीज़न है वो ये रहता है कि हमारे पास अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हमको क्वेश्चन बनाना डायरेक्ट सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन बनाना डायरेक्ट सिखाने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन बनाने का तरीका जल्दी आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने अलजेब्रा के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे को लाइन वाइज मैंने लिख दिया है यहाँ पे आप लोगों के सामने। इसको आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पूरा देख लिया आपने, जो भी वीडियो रहेगा, तो आपको उम्मीद है कि अलजेब्रा का जो डर है मन से वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जब बेसिक समझ में आ गया, पूरा बेसिक समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बनाना एकदम आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अलजेब्रा है इसके नाम से, सबसे पहले अलजेब्रा है क्या, अगर ये हमको समझ में आ गया तो आगे हम लोग उसके अंदर जो भी टॉपिक्स है उसको जानते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा का डेफिनेशन जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि हमसे कोई बोल रहा है कि एक संख्या में 2 जोड़ने पर 5 आ जाता है। ठीक है, कोई संख्या है जिसमें हम अगर 2 जोड़ते हैं तो वो 5 आता है, तो वो संख्या हमको नहीं पता है, तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे मान लेंगे कि कोई एक संख्या है, ठीक है, ये हमको नहीं पता है, अननोन है, इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन कंडीशन दिया है कि इसमें 2 जोड़ने पर जो रिजल्ट है वो 5 आ जाता है। ठीक है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन क्या था कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 जोड़ने पर 5 आ जाता है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है आपको पता है, इसमें हम 3 भर देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन एक और दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें कि कोई एक 3 संख्याओं का जो है योगफल जो है वो 15 है, 3 संख्या को आपस में जोड़ने पर 15 आता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एक यहाँ पे कोई संख्या है उसको जोड़ेंगे, फिर एक और संख्या है उसको जोड़ेंगे, फिर एक और संख्या है उसको जोड़ेंगे, और इन तीनों का योगफल कितना आता है? 15 आता है। तो अब इन तीनों संख्याओं का जिसका हमको पता नहीं है उसको हम कैसे लिखेंगे? खाली ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। तीनों बॉक्स एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तीनों का आंसर 5 5 5 भी हो सकता है, तीनों 5 को जोड़ेंगे तो भी 10 आ जाएगा। एक संख्या 10, एक संख्या 3, एक संख्या 2 हो सकता है, एक संख्या 7, एक संख्या 4, एक संख्या 3 हो गया, ये भी हो सकता है, एक 4, ऐसे करके बहुत सारे आंसर है। लेकिन अगर हम इन बॉक्सों का उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला। अगर ये संख्याएं 4 हो गई, 5 हो गई, ऐसे संख्याएं बढ़ते जाएंगी तो हमारा जो है मैथमेटिक्स बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। अब इन्हीं बॉक्सेस की जगह पर यहाँ पे हम इसको अगर दूसरे तरीके से देखें, दूसरे तरीके से अगर बनाने के लिए हम ट्राई करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जो संख्या हमको नहीं पता है जिसमें 2 जोड़ने पर 5 आता है, अगर वो संख्या हमको नहीं पता है तो उसको हम कुछ एक संकेत दे देते हैं, कोई एक ऐसा नाम दे देते हैं जिसका कुछ मान हमको नहीं पता है। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि कोई संख्या में 2 जोड़ने पर 5 आता है, तो एक बड़े से क्वेश्चन को हम आराम से लिख सकते हैं x + 2 = 5। कब? जब ये x जो है वो हमको नहीं पता है, तो इस x में अगर 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जो तरीका है यही अलजेब्रा है। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो हल करके उस संख्या का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x को यहाँ पे रहने देते हैं और +2 को बराबर के उधर भेजेंगे। इक्वेशन के रूल में आप लोग पढ़े होंगे या उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। जो +2 बराबर के उस साइड में जाता है तो चिन्ह जो है उसका नेगेटिव हो जाता है, तो x = 5 और +2 इधर रहेगा तो -2, यानी कि x = 3 हो जाएगा। 5 में से 2 गया, 3 बच गया, यानी कि वो संख्या जो हमको नहीं पता था x, उसका मान हमने निकाल लिया। कैसे? इस संकेत के द्वारा, इस x के द्वारा, और इसी संकेत को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही अलजेब्रा है। अलजेब्रा का बेसिक काम क्या है? हमारे मैथमेटिक्स को इजी करना है। इसका अगर परिभाषा की तरफ जाएं, डेफिनेशन हमसे कोई पूछ रहा है कि अलजेब्रा क्या है, तो उसको हम बता सकते हैं कि
अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें किसी अज्ञात संख्या को प्राप्त करने के लिए वेरिएबल्स का हेल्प लेते हैं। वेरिएबल्स को हिंदी में चर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रा जो है बीजगणित मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम किसी अननोन नंबर को ज्ञात करने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों को हम चर या वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरह से अगर परिभाषा कोई पूछ रहा है तो उसको हम बता सकते हैं कि अलजेब्रा बीजगणित का एक ऐसा पार्ट है जिसमें चर और अचर यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिलाकर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मुझे उम्मीद है ये अलजेब्रा जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हमसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 10 है और वो दो संख्या हमें नहीं पता है, तो उसका आंसर बहुत सारा हो सकता है। 5 और 5 भी 10 हो सकता है, 3 और 7 भी 10 हो सकता है, 4 और 6 भी 10 हो सकता है, तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो अगर हमसे वही बोला जाए कि दो संख्याओं का जो योगफल है वो 10 है, तो आपको उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इस पूरे स्थिति को हम उन दोनों संख्याओं को एक सांकेतिक रूप दे दें, यानी कि उसको कोई चिन्ह दे दें, जैसे x + y = 10, यानी कि दो संख्याओं का योगफल 10 आ गया। तो ये जो है जो संख्या हमको नहीं पता था उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, वेरिएबल्स का उपयोग किया, कुछ संकेतों का उपयोग किया और हमारा मैथमेटिक्स एकदम आसान हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम मान निकालना चालू करें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे वो देखते हैं। अगर x और y का लेते हैं तो अगर ये पहली संख्या अगर 5 लेते हैं तो दूसरी संख्या भी यहाँ पे 5 हो जाएगी। अगर पहली संख्या 6 लेते हैं तो दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 10 आना चाहिए। तो 5 और 5 10, 6 और 4 10, उसी तरह से 7 और 3 भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x और y का बहुत सारा मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? x और y संकेत के रूप में उपयोग करके। यही हमारा काम है मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा का यही काम है कि कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए, किसी भी संख्या को फाइंड आउट करने के लिए हमको वेरिएबल्स का उपयोग करते हैं और वो मैथमेटिक्स एकदम इजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग को आसानी से समझ में आ जाने वाला है अलजेब्रा। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक किसान है, ठीक है, उसके पास बहुत सारी भैंसें होती हैं। किसान के पास बहुत सारी भैंसें होती हैं, उनमें से वो क्या करता है कि 5 भैंसें बेच देता है। अब बेचने के बाद किसान के पास बची भैंसें जो है वो 12 हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि शुरू में किसान के पास कितनी भैंसें थी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। किसान के पास बहुत सारी भैंसें हैं, उनमें से वो 5 भैंस बेच देता है। अब बेचने के बाद उसके पास टोटल भैंसें जो है वो 12 हैं। तो हमें पता करना है कि शुरू में किसान के पास कितनी भैंसें थी। तो शुरू में किसान के पास कितनी भैंसें थी, यह एक नंबर है, एक संख्या है जो कि हमें नहीं पता है और हमें उसको ज्ञात करना है। तो अगर हम भैंसों की संख्या जो शुरू में किसान के पास थी उसको x मान लिया कि किसान के पास शुरू में x भैंसें थी, यानी कि उसको एक चर के रूप में हमने लिख दिया ना, वेरिएबल्स के रूप में। तो किसान के पास x भैंसें थी। अब कंडीशन ये बोल रहा है कि किसान ने क्या किया, 5 भैंसें बेच दिया मतलब भैंस कम हो गई। ठीक है, तो उसके पास टोटल x थी, उसने 5 बेच दिया। अभी उसके पास जो भैंसे की संख्या है वो 12 है। ठीक है, तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। एक किसान है जिसके पास बहुत सारी भैंसें हैं, उसमें से उन्होंने 5 बेच दिया, बचे हुए भैंस जो है वो 12 हैं। तो हमको बताना है कितनी भैंसें हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन को हमने क्या किया, एक लाइन में लिख दिया कि x - 5 = 12। देन ज्ञात करें x बराबर क्या, यानी कि फाइंड x। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इतना बड़ा सवाल जो था वो 4, 5, 10 लाइन का सवाल था, उसको हमने क्या किया, एक लाइन में लिख दिया x - 5 = 12, यानी कि x में से 5 घटाने पर 12 बचती है। तो आप x का मान निकालिए। हम x का मान यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। इस -5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा, यानी कि x = 12 + 5 = 17। आंसर आ गया ना, यानी कि ये x जो है इसका वैल्यू आ गया 17, यानी कि किसान के पास शुरुआत में जो है वो 17 भैंसें थी। यही अलजेब्रा है, यानी कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स का रूप दे देते हैं और वो क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है अलजेब्रा जो है आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा कोई पूछेगा, सिंपल आप बताइए कि अलजेब्रा जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक भाग है जिसमें हम वेरिएबल्स, नंबर्स के जगह पर वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके किसी अननोन नंबर को ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इतना जानने के बाद
अलजेब्रा के जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, उसके बारे में अगर हमको अच्छे से समझ में आ जाए तो हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे उन सभी टॉपिक्स को मैंने इधर साइड में, राइट साइड में लिख दिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अलजेब्रा को आपको बता दिया मैंने। उसके बाद वेरिएबल कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, कोफिशिएंट है, टर्म है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सारी चीज अगर हम जान गए तो उसके बाद सिर्फ एक चीज हमको जानना होगा, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन विथ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ये इतना चीज समझ गए आप लोग अच्छे से तो आपको अलजेब्रा से कभी डर नहीं लगेगा। आपको सबसे इजी चैप्टर जो लगने लगेगा वो होगा अलजेब्रा। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको अलजेब्रा का बेसिक्स नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आने वाले समय में अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बारी बारी से लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, हाँ, हिंदी में इसको आसानी से आप लोग जान सकते हैं। इसको एक तो चर बोलते हैं और दूसरे को औचर बोलते हैं। ठीक है, एक को चर और दूसरे को औचर। चर और औचर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा अलजेब्रा इन्हीं दोनों चीजों पे डिपेंड है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो अलजेब्रा और भी ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपको जो मैंने पहले दिया हुआ था उसमें क्या हुआ था, x + y = 10 आया था। आप लोगों ने देखा था x + y = 10 आया था। इसमें हमने क्या किया था, x और y का अलग अलग से मान निकाला हुआ था। ठीक है, क्या था वो, x और y का, x का अगर 5 था तो y का भी 5 था, x का 6 था तो y का 4 था, x का अगर 7 था तो y का 3 था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं x का मान ऐसे जैसे जैसे बदल रहा है वैसे ही y का मान बदल रहा है, यानी कि x का मान y के मान पे डिपेंड है और y का मान x के मान पे डिपेंड है। यानी कि इस x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इस y का भी कोई अपना स्वतंत्र वैल्यू नहीं है। यह इसके मान पे डिपेंड है, यह इसके मान पे डिपेंड है। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि इस x और y का जो मान है वो फिक्स नहीं है। x = 5 अगर हम बोल रहे हैं तो ये सदैव 5 नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं किसी और क्वेश्चन में जाएंगे तो x का वैल्यू जो है वो 50 आ जाएगा, किसी और क्वेश्चन में जाएंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी कि इस x का वैल्यू फिक्स नहीं है, वो आराम से बदलते रहता है। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैंने बताया था कि एक एग्जांपल ये था, x - 5 = 12, यानी कि x का वैल्यू जो आया था वो 17 आया था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस x का वैल्यू यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। ये आसानी से बदल रहा है, कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसी को बोलते हैं चर। जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिस राशि का मान, जिस क्वांटिटी का मान फिक्स नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं चर। चर का मतलब हिंदी में जो होता है वो चलने वाला होता है। चर का मतलब चलने वाला या बदलने वाला, जिसका मान फिक्स नहीं हो, हमेशा क्या हो, हालात के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से वो बदलते रहने वाला हो, उसको हम लोग बोलते हैं चर, यानी कि वेरिएबल्स। डेफिनेशन एकदम इजी है, किसी को बोल सकते हैं कि जिस राशि का मान जो है फिक्स नहीं हो, आसानी से बदलते रहता हो, उसको हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी हमारे संकेत है, जितने भी हमारे सिंबल्स है, वो सारे चर की गिनती में आते हैं। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट आप लोगों को पता है, ABCDEFGHI जो भी है, ये सारे सिंबल्स हैं। यानी कि चर जो है जिसका मान बदलते रहता हो, वो कांस्टेंट नहीं हो, वो होता है XYZ ABC, कुछ भी, यानी कि PQR, कुछ भी, कोई भी ऐसा सिंबल हो जिसका मान फिक्स नहीं हो, उसी को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, थीटा सब कुछ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर चाहें तो इसमें हम लोग हिंदी का जो हमारा वर्णमाला है उसको भी ले सकते हैं। क का भी मान फिक्स नहीं है, क का मान अगर चाहे तो 10 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा वेरिएबल्स है, यानी कि ये वेरी जो है, वेरी का मतलब होता है चेंज यानी कि बदलने वाला। ठीक है, और वेरी का मतलब बदलने वाला, और एबल्स लगे यानी कि जो आसानी से बदल सकता हो। ठीक है, तो ये आपको चर उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो, उसका कोई निश्चित मान खुद का नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अचर, नाम से ही पता चल रहा है, अ का मतलब होता है नहीं और चर का मतलब होता है चलने वाला, यानी कि
जिसका मान कभी बदलता नहीं हो, एकदम कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर हो, यानी कि अगर उसका मान 2 है तो हमेशा 2 ही हो, उसको कहीं पे भी लेके जाए, किसी क्वेश्चन में लेके जाए, वो 2 ही हो। तो अचर का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी राशि जिसका मान हमेशा फिक्स हो, हमेशा के लिए, वो होता है चर। जैसे हमारी गिनती के जितने भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 2/3 4/8 ऐसे, उसके बाद 0.7, ये जितनी भी संख्या हैं जिनको हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, वो सारी संख्या इन्फिनिटी को छोड़ के वो सारी संख्याएं जो है वो अचर है, कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदल सकती हैं। समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को एक पहले मैंने एग्जांपल जो दिया था उससे एक बार समझते हैं चर और अचर किसे कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या था, x माइनस 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखते हैं ये x जो है इसका मान फिक्स नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस x का मान जो है वो 17 है, किसी और क्वेश्चन में जाएंगे तो x का मान 25 आ जाएगा, किसी और क्वेश्चन में जाएंगे तो x का मान 100 आ जाएगा, यानी कि ये x का मान बदल रहा है। तो ये भाई साहब हमारे चर है। ठीक है, ये 5 के बारे में जरा सोचते हैं। ये 5 का मान इस चैप्टर में, किसी और चैप्टर में चांद पे लेके चले जाएंगे तो भी 5 का वैल्यू जो है वो 5 ही रहने वाला है। 12 जो है, 12 जो है, इसका भी वैल्यू हमेशा 12 रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला, ये चेंजेबल नहीं है। तो इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि अचर बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अचर, यानी कि इसका मान बदलने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। जितने भी सिंबल्स हैं जिनके मान फिक्स नहीं है, बदलते रहने वाला है, वो चर हैं। और जो हमारी गिनती की जो भी संख्याएं हैं जिनका मान फिक्स है, वो सारे अचर हैं। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे, जो कि है हमारा अभी इसके बाद हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है। हिंदी में इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे इसका नाम बीजीय व्यंजक, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो उम्मीद है अभी समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले हमको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिंदी वाले इसको बोलते हैं गणितीय संक्रिया। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रिया। नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये कुछ नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है जी एक टूल होता है जिससे मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है। जैसे डॉक्टर के पास होता है ना, कैंची होता है, चाकू होता है, जो भी है वो उसका टूल है जिससे वो ऑपरेशन करता है। लेकिन ये एक ऐसा टूल है जिससे मैथमेटिक्स का ऑपरेशन होता है। और ये टूल्स का नाम आसान है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। ठीक है, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। जोड़ घटाव गुना भाग को मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रिया बोलते हैं। इसका जानना जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन, 3 चीज जानना एकदम जरूरी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। अगर आपको वेरिएबल्स कांस्टेंट नहीं समझ में आया होगा, वीडियो फिर से देखिए। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएबल कांस्टेंट नहीं समझ में आया होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वेरिएबल्स कांस्टेंट समझ गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन तो एकदम आसान है। जोड़ घटाव गुना भाग को हम लोग बोलते हैं गणितीय संक्रिया या मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हमारा, वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी वाले लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। वैसे है तो एकदम आसान, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, इसके लिए मुश्किल लगता है। तो अब हम लोग जैसे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट हम लोग को पता है। चर किसे कहते हैं, जिसका मान जो है बदलते रहता हो। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलने वाला। तो आप लोग को एक एग्जांपल दिया था मैंने, x माइनस 5 इज इक्वल टू 12, इस तरह का एक एग्जांपल हो सकता है। तो अगर इसके बारे में हम जरा सर्च थोड़ा सा सोचें, x माइनस 5 के बारे में, खाली x माइनस 5 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, बराबर इसलिए डिलीट किया मैंने क्योंकि ये जो इज इक्वल टू 12 था वो आता है अलजेब्रिक इक्वेशन में आता है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन यहाँ पे है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इस एग्जांपल के में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। एक जो है ये x है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। उसके बाद एक जो है वो माइनस है, घटाव, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है, अभी बताया मैंने, इसको बोलते हैं माइनस को मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ घटाव गुना भाग को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये माइनस जो है वो मैथमेटिकल
ऑपरेटर है, ऑपरेटर या ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। और ये 5 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक तो है ये वेरिएबल है और चर है, उसके बाद एक माइनस है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और एक 5 है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि हमने क्या किया, इन तीनों को एक साथ लिखा हुआ है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि इस वेरिएबल में से घट रहा है कोई एक नंबर कांस्टेंट 5, यानी कि वेरिएबल में से घटाना है 5 को। तो हमने इसमें किया क्या, एक वेरिएबल है, एक माइनस है और एक कांस्टेंट है, तीनों को एक साथ लिख दिया। तो यही से यही जो चीज है यही हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसी को बीजीय व्यंजक बोलते हैं। यानी कि x-5 जो है वो एक बीजीय व्यंजक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। परिभाषा बहुत ही जरूरी होता है कि हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उसका डेफिनेशन नहीं पता है, बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, कोई पूछ दे बीजीय व्यंजक क्या है तो हमको नहीं पता है, तो यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। लोग बोलते हैं अलजेब्रा पूरा पढ़ लिया और तुमको बीजीय व्यंजक का परिभाषा नहीं पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बीजीय व्यंजक के परिभाषा के बारे में जानते हैं। कोई हमसे पूछेगा बीजीय व्यंजक क्या है तो हम उसको बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है। बता सकते हैं आसानी से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है एक मैथमेटिकल टर्म है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि जब चर और अचर को गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में मिला दिया जाता है तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये एक चर है, ये एक अचर है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया के द्वारा मिला दिए हैं, तो ये जो हम रिजल्ट हमको मिल गया वही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, x-5 या y+3 या 2/3 x+y, ये सारा संख्या के बारे में अगर आप लोग विचार करेंगे तो यहाँ पे सब में एक चर भी दिख रहा है, एक अचर भी है, कांस्टेंट भी है और यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये चर अचर एक हो या दो हो, चार हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर चर अचर को एक साथ मिला दिए और उसके साथ कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संक्रिया हुआ है, तो वो हो जाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे 2x के बारे में जरा सोचते हैं, यहाँ पे 2 जो है वो एक अचर है, कांस्टेंट है, और ये x जो है वो चर है, यानी कि उसको कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। और बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये तीनों आपस में मिल करके 2x का निर्माण कर रहे हैं, तो ये 2x जो है वो एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा कि जब चर और अचर को एक साथ किसी न किसी गणितीय संक्रिया के द्वारा आपस में मिला देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक। समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, जैसे x² + 2 + y, इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, चर है, और ये जो है कांस्टेंट है, ये भी क्या है, अचर है, यानी कि वेरिएबल है, लेकिन बीच में यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, तो ये एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अब आते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि आंकिक व्यंजक होता है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या कर रहे थे, किसी चर को किसी अचर के साथ मिला रहे थे, किसी अचर के साथ मिला रहे थे, किसके साथ, यानी कि गणितीय संक्रिया के द्वारा आपस में मिला रहे थे, तो जो फॉर्म हो रहा था, जो चीज बन रहा था उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। लेकिन आंकिक व्यंजक में यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, ओनली क्या होता है, नंबर्स ही होता है, 2 + 3, ये दोनों कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आंकिक व्यंजक, या 5 + 9 या 3 - 2 या 5 × 5, ये सारा जो है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर इसमें वेरिएबल्स को डाल दें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, खाली नंबर ही है तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ये भी एकदम आसान था, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के पास। अगला जो टॉपिक है वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, आपको 9-10 तक
सिर्फ अलजेब्रिक इक्वेशन ही पढ़ना 9th-10th में जाके, तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो सिलेबस भी हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे 9th-10th का सिलेबस भी उठाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो जो भी बच्चे 9th या 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और खास करके ये अलजेब्रिक इक्वेशन यानी कि बीजीय समीकरण क्या है उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। अलजेब्रिक जो है इक्वेशन, तो आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, बीजीय व्यंजक पढ़ चुके हैं, ये जो है बीजीय समीकरण है। तो अगर x + 5 लिया जाए, हमने पहले एग्जांपल्स में दिया था x + 5, ये एक हमारा क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसको 0 के बराबर कर दिया जाए तो ये जो है हमारा बन गया अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में ये बातें होती हैं कि उसके हमेशा 2 साइड होते हैं, यानी कि बीच में एक इक्वल का साइन जरूर होता है। कोई भी इक्वेशन तभी इक्वेशन बनता है जब उसके बीच में इक्वल का साइन हो और बाकी 2 साइड, इसको दायां पक्ष इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन का आपको डेफिनेशन कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको 0 के बराबर कर दिया जाए, उसको 0 से बराबर कर दिया जाए तो वो हो जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाता है। यानी कि दूसरी बात ये बोल सकते हैं इक्वेशन के बारे में कि जब किसी टर्म के, कोई मैथमेटिकल टर्म है जिसके 2 पक्ष हो, यानी कि बीच में बराबर हो, एक बायां पक्ष हो एक दायां पक्ष हो, उसको हम लोग बोलते हैं समीकरण बोलते हैं। समझ में आ गया वो आसानी से? एकदम आसान वाला परिभाषा ये है कि कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जो है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसको 0 के बराबर कर दें तो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है, यानी कि बीजीय समीकरण बन जाता है। समझ में आ गया होगा? तो बीजीय समीकरण कई प्रकार के होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक और बीजीय समीकरण पढ़ा हुआ है। इन दोनों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप, बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको हम लोग आगे के वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा 1-2 और जो है टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं, इसके बाद जो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक, ठीक है। ये कुछ नहीं, गुणांक जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, जिससे गुणा हुआ हो। गुणांक का मतलब जिससे किसी संख्या में गुणा हुआ हो, चाहे वो संख्या हो, वो चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसमें गुणा हुआ हो तो वो गुणांक होगा। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 7xy, यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 के साथ x में गुणा है और 7x के साथ y में भी गुणा है, ये तीनों आपस में गुणा में जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई पूछ रहा है कि xy का गुणांक क्या है, तो हम देखते हैं कि xy में किस चीज से गुणा हुआ है वही उसका गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं xy में जो है वो 7 से गुणा हुआ है, तो xy का गुणांक जो है वो 7 हो गया। फिर से देखते हैं 7xy को। अब यहाँ पे कोई हमसे पूछ रहा है कि खाली y का गुणांक क्या है, यानी कि y में किस किस चीज से गुणा हुआ है, तो y में देख रहे हैं कि 7x से गुणा हुआ है, तो y का जो कोफिशिएंट है वो 7x हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 7x हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछ रहा है 7xy में 7 का कोफिशिएंट क्या है, 7 का गुणांक क्या है, तो देखेंगे 7 में किस किस चीज से गुणा हुआ है, तो इसमें जो है xy से गुणा हुआ है, यानी कि 7 का जो कोफिशिएंट है वो xy है। समझ में आ गया होगा? एकदम आसान है, गुणांक जिस चीज से गुणा हुआ हो। अगर एक और 2/3x यहाँ पे लिखा है, तो कोई पूछ रहा है कि x का गुणांक क्या है, तो आसानी से बोल सकते हैं 2/3, या 2/3 का गुणांक क्या है तो उसको बोल सकते हैं x। आसान है एकदम, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक समीकरण देखते हैं, एक बीजीय व्यंजक देखते हैं, 3x + 2y + 9, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसमें कोई पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट क्या है, तो नहीं पता है हमको, पूरे इस व्यंजक में किस चीज से गुणा हुआ है तो हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है x का कोफिशिएंट तो 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, ये आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को गुणांक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टर्म है, यानी कि पद। टर्म के बारे में जानते हैं। टर्म जो है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पद बोलते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पद। ये भी बहुत जरूरी हिस्सा है अलजेब्रा का, तो ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था x माइनस फाइव एक एग्जांपल था हमारा, तो इसमें एक हमारा वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है ना। तो माइनस के पहले एक x है और माइनस के बाद एक 5 है, तो ये x भी एक टर्म है और ये 5 भी एक टर्म है, ठीक है। यानी कि इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में x माइनस 5 में टोटल 2 पद हैं, एक x है और दूसरा 5 है। समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे एक पद यहाँ पे है, दूसरा पद ये वाला है, तीसरा पद ये है। इसमें टोटल पद कितने हैं? 3 हैं। तो अब आते हैं पद की परिभाषा, यानी कि कोई पूछ रहा है कि पद क्या है, पद किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पद उसको बोलते हैं यानी कि जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या अलजेब्रिक इक्वेशन हो, यानी कि बीजीय व्यंजक हो या बीजीय समीकरण हो, उसमें प्लस या माइनस के थ्रू जितने भी कांस्टेंट या वेरिएबल अलग हुए हों, उन सभी को पद कहते हैं। जैसे आप लोग x प्लस वाई माइनस 3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस के साथ x अलग हुआ है, फिर माइनस के साथ ये y अलग हुआ है और फिर माइनस के साथ 3 अलग हुआ है। यानी कि x प्लस के साथ अलग हुआ है, y भी प्लस के साथ अलग हुआ है और 3 माइनस के साथ अलग हुआ है। तो प्लस और माइनस के साथ जितने भी वेरिएबल्स या कांस्टेंट अलग हुए होते हैं, उन सभी को हम लोग टर्म बोलते हैं या पद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और देखते हैं, मैंने आपको बोला कि प्लस या माइनस के थ्रू जो अलग हुए हैं उसको पद बोलते हैं, ना कि गुणा और भाग के थ्रू। अगर गुणा और भाग के थ्रू अलग हुआ है तो उसको पद नहीं बोलेंगे। जैसे 2x यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक 2 है, एक x है, तो ये दोनों मिलके एक ही पद है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा के रूप में जुड़े हुए हैं और इसके पहले का जो साइन है वो प्लस है, यानी कि प्लस में सिर्फ एक अकेला ही पद है जो 2x है। गुणा में है तो उसको पद काउंट नहीं करेंगे, पद में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर लिखा हो 3x प्लस 2y माइनस 8, तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये 2 पद नहीं है, ये दोनों एक ही पद है। क्यों? क्योंकि प्लस के साथ ये अलग हुआ है और बीच में गुणा है, तो गुणा को पद में कंसीडर नहीं करते हैं। तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, ठीक है। तो इसमें टोटल पद कितने हैं? 3 है, ठीक है। और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अगर लिखा हो 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं? तो इसको हम 1 2 3 4 ऐसे गिन के नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरलतम रूप में लाते हैं, उसके बाद पद काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 3x आपस में जुट जाने वाला है, तो 3x मिलके 6x हो गया प्लस 2y माइनस 8। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो इसमें अब पद काउंट करेंगे, प्लस के साथ ये, प्लस के साथ ये, माइनस के साथ ये, यानी कि 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसमें टोटल पद कितने हैं? 3 पद है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। तो देखते हैं दोस्तों, याद रखना है पद काउंट करने के लिए प्लस या माइनस से जो पार्ट हुआ होगा उसी को पद कंसीडर करेंगे, ना कि गुना और भाग से जो अलग हुआ है उसको पद नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब पद जो है वो 2 तरह के होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, एकदम जरूरी है। जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन विद वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो उसमें पद का पहचान होना बहुत जरूरी है। पद 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक, यानी कि एक लाइक और एक अनलाइक। इसको हिंदी में लाइक को जो बोलते हैं वो है सजातीय, क्या बोलते हैं इसको? सजातीय पद, और इसको बोलते हैं विजातीय पद, इसको बोलते हैं विजातीय पद, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सजातीय का मतलब एक जाति का पद और विजातीय मतलब अलग अलग जाति का पद। इसको लाइक और अनलाइक टर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाम से ही अलग, यानी कि एक जाति का जो पद होता है, एक जैसा पद, एक जैसा दिखने वाला पद जो भी होता है वो सजातीय पद होता है, और जो अलग अलग जाति का हो, अलग अलग दिख रहा हो, उसको बोलते हैं विजातीय पद, ठीक है। तो अब एक जाति का है कि नहीं उसको पता करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस है, 2 शर्तें हैं। अगर वो दोनों शर्त को फुलफिल कर रहा है तो वो लाइक टर्म होगा। अगर उन दोनों में से कोई भी एक टर्म को फुलफिल नहीं कर रहा है, कोई भी दोनों कंडीशंस में एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो एक जाति का पद नहीं होगा। तो 2 कंडीशन जो है, पहला कंडीशन जो है वो ये होता है कि समान चर होने चाहिए, दोनों पद में समान चर होना चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन है वो है समान घात होना चाहिए,
समान पावर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आसानी से समझते हैं। कोई भी दो पद दिया है, अगर 7xy दिया है और 3xy दिया है, ठीक है, तो अगर ये एक जाति का है कि नहीं यह पता करने के लिए हमारे पास दो शर्तें हैं। ठीक है, पहला शर्त ये है कि चर समान होना चाहिए। तो चर आपको पता है इसमें xy है और इसमें भी xy ही है, तो दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा है, एक्चुअली एक जैसा ही है, ये xy है और ये भी xy है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गया, यानी कि चर समान है दोनों में। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है कि घात समान होना चाहिए। घात का मतलब पावर होता है, जैसे x का पावर 2 है, x का पावर 4 है, तो ऊपर जो लिखते हैं ये जो है पावर होता है, उसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समान पद होने के लिए, सजातीय पद होने के लिए पहला कंडीशन था समान चर, तो ये दोनों समान चर है। उसके बाद दोनों का घात समान होना चाहिए, यानी कि जो चर है उसका घात समान होना चाहिए। इसमें कोई घात नहीं है तो एक है, इसका भी कोई घात नहीं है तो एक है, इसका भी सेम है, दोनों का घात एक एक है, यानी कि चर भी समान और घात भी समान, तो दोनों एक जाति का पद है, दोनों सजातीय टर्म है। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कांस्टेंट जो है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये 3 है, ये 7 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x² और एक है 5xy²। इसके बारे में जरा सोचते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, चर समान होना चाहिए, तो इसमें xy चर है, इसमें भी xy चर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन है घात समान होना चाहिए। यहाँ पे x का घात जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, यहाँ पे घात चेंज हो गया, तो ये दोनों एक समान पद नहीं है। आगे समझ में? अगर यहाँ पे भी x का पावर 2 रहता तो अब देखते हैं, चर तो समान हो गया xy और घात भी x का 2 है, x का 2 है, y का 1 है, y का 1 है। अब ये दोनों क्या हो गए, सजातीय पद हो गए। ठीक है, लाइक टर्म हो गए। समझ में आ गया होगा? अगर ये दोनों समान नहीं है, अगर चर और घात दोनों समान नहीं है तो विजातीय पद है। एग्जाम्पल ये आपको दिया, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एक जो है 3xyz और एक है 5xyz, इन तीनों के बारे में आप सोचिए। यहाँ पे दो शर्तें हैं, समान चर होना चाहिए, तो xyz चर समान है, घात समान होना चाहिए, x का घात 1 x का घात 1, y का घात 1 y का घात 1, z का घात 1 z का घात 1, तब इसको हम बोलेंगे समान पद। अगर इसमें यहाँ पे y² होता तो y का घात 2 y का घात 1 हो गया, तो ये समान पद नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग समझ गए टर्म यानी कि पद समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हैं, समझ में आ जाएगा आसानी से, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक जो है वो है अलजेब्रिक टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजीय व्यंजक आपको पता है चर और अचर साथ में मिलते हैं, किसके द्वारा, जोड़ घटाव गुणा भाग के द्वारा, उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो एक ऐसा होता है, ऐसे हो सकता है, ये भी बीजीय व्यंजक है, चर अचर साथ में मिले हुए गुणा के रूप में, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। एक हो सकता है 3x+2 हो गया, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। एक हो सकता है 3x² + 2x + 3, ये भी हो सकता है। या हो सकता है 3x² + 5x - x², ये पावर 3 है, या -3x + 8, इस तरह के पद बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये बीजीय व्यंजक जो है, इसमें पदों की संख्या जो है टोटल 1 है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पद कितने हैं, 2 है। इसकी अगर बात हम करें तो इसमें पदों की संख्या 1, 2 और 1 3 है। अगर इसकी बात करें तो इसमें पदों की संख्या 4 है ना। तो इसी तरह से पदों की संख्या के आधार पर अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक को अगर विभाजित किया जाए तो जिसमें एक पद होता है, जिस बीजीय व्यंजक में एक पद हो उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं, एक पदी बीजीय व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या सिर्फ एक हो उसको बोलते हैं एक पदी बीजीय व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 2 हो उसको बोलते हैं द्विपदी बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसको इंग्लिश में मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, द्विपदी को इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल।
ठीक है, और जिसमें 3 उसको ट्राइनोमियल, ऐसे ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इतना चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि जिस बीजीय व्यंजक में एक पद हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, एक पदी बीजीय व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 2 हो उसको द्विपदी बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। और जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 3 हो, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी। ऐसे 4 पद 5 पद बढ़ते जाता है। लेकिन इसमें एक और टर्म आता है, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। इसके बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में जरा सोचिए पोलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। इसको हम लोग 8वां 7वां 9वां 10वां सब में पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 2 पद है तो द्विपदी, 1 पद है तो एक पदी, 3 है तो 3 पदी, 4 है तो 4 पदी, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन बहुपद का मतलब होता है कि जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी कि 2 हो या 2 से ज्यादा हो, 3 हो 4 हो 5 हो, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। समझ में आ गया होगा। जिस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी कि 2 हो या 3 4 5 कुछ भी हो, 1 से ज्यादा कितना भी हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। जैसे यहाँ पे x + 2, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये एक बहुपद है। इसमें पदों की संख्या 3 है, ये भी बहुपद है। इसमें कितना है पदों की संख्या, 1 है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुपद समझ में आ गया आप लोगों को। कोई पूछेगा बहुपद किसे कहते हैं, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या जो है वो 1 से अधिक हो, यानी कि 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कुछ भी हो, उसको बोलते हैं बहुपद। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक के प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि पावर को डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि बीजीय व्यंजक के घात, बीजीय व्यंजक के घात, ठीक है। इसको देखते हैं, आसानी है, एकदम आसान है। पावर का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब 2 का घात 2 है, 3 का पावर 3, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, x का पावर 6, ये पावर है। ये सब ऊपर जितना भी संख्या आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, घात है, इसको डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिए। ये जो है 2 भाग में बटा हुआ है। अगर बीजीय व्यंजक एक पदी हो, 7xy, ये एक पद है, ये अगर बीजीय व्यंजक एक पदी हो तो इसका घात पता करने के लिए, इसका डिग्री पता करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी उसमें चर राशि हैं, सबका घात आपस में जोड़ते हैं। जैसे इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का घात जो है जोड़ देंगे, 1 + 1 यानी कि 2 हो गए। अगर एक और एग्जांपल देख रहे हैं, 3xz², ठीक है, यहाँ पे इसका घात पता करना है तो हम जितने भी चर हैं इसमें सबके पावर को जोड़ देंगे। x का पावर कितना है, 1 है, और z का पावर 2 है, तो इस एक्सप्रेशन का घात कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं, 7x² y² z³, ये भी एक पदी बीजीय व्यंजक है। इसके पावर को अगर हमको बताना है कि इसका पावर कितना है, तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं सब के पावर को आपस में जोड़ देंगे। तो इसका हो जाएगा x का पावर 2 है तो 2, प्लस y का पावर 2 है तो 2, प्लस z का पावर 3 है तो 3, यानी कि इसका 7 हो गया पावर, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना है, 7 है। समझ में आ गया आप लोगों को। यानी कि अगर एक पदी बीजीय व्यंजक होगा तो उसमें जितने भी चर हैं, जितने भी x y z वाले वैल्यू हैं, उन सब के पावर को आपस में जोड़ देंगे तो वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पद हो तब बीजीय व्यंजक का घात क्या होगा, उसको अभी आगे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं एक से ज्यादा पद, यहाँ 3x + 2, यहाँ पे एक से ज्यादा पद है, 2 पद है, तो अब इसका घात कोई पूछ रहा है, इसका पावर कितना है, तो उसमें जो भी चर का अधिकतम घात होगा वही इस पूरे बीजीय व्यंजक का घात कहलाएगा। यहाँ पे चर राशि अकेला ही है और इसका घात कितना है, 1 है, तो इसका घात 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एक और देखते हैं, 3x² + 2y + z बराबर नहीं, ऐसे ही, ठीक है, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो ये है 3x² + 2y + z, इसका घात कोई पूछ रहा है, इसका पावर कितना है, तो हम देखते हैं कि कौन सा
वेरिएबल है, कौन सा चर है जिसका पावर सबसे अधिक है। तो हम देख रहे हैं x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है। जब कोई पावर नहीं हो तो एक पावर होता है, याद रखना है ये बात, ठीक है। जब कोई भी वेरिएबल का पावर नहीं दिया हो तो एक पावर होता ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर सबसे ज्यादा है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का पावर जो है वो 2 होगा, ठीक है। आगे समझ में। तो उसी तरह से एक देखते हैं, 3x² प्लस 2z³ प्लस 4y का पावर 4 हो गया। तो इसमें अगर पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन का पावर कितना है, इस व्यंजक का, बीजीय व्यंजक का घात कितना है, तो हम सभी वेरिएबल्स का, सभी चर का घात बारी बारी से चेक करते हैं, जो सबसे ज्यादा होगा वही इसका घात होगा। तो x का घात कितना है, 2 है, z का घात कितना है, 3 है, और y का घात कितना है, 4 है। तो ये 4 सबसे ज्यादा है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन का जो पावर होगा वो 4 होगा, यानी कि ये 4 घात वाला बीजीय व्यंजक है। याद है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अगर किसी बीजीय व्यंजक का घात 1 होता है तो उसको लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी कि रैखिक बीजीय व्यंजक, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। याद कर लीजिए, ये चीज लिख नहीं रहे हम यहाँ पे, बस ऐसे ही समझा रहे हैं, याद रखिए। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिस बीजीय व्यंजक का घात 1 हो उसको लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रैखिक बीजीय व्यंजक, ठीक है। जिस बीजीय व्यंजक का घात 2 हो उसको बोलते हैं द्विघाती बीजीय व्यंजक, यानी कि क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जिसका घात 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि त्रिघाती बीजीय व्यंजक। आ गया समझ में आप लोगों को। चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार भी देख लेते हैं, लगे हाथ। बहुपद भी सेम ऐसे ही है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रकार थे ना, एक घात है तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 घात है तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 घात है तो क्यूबिक हो गया, यानी कि रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है। उसी तरह से पोलिनोमियल भी क्या होता है, रैखिक होता है, द्विघात होता है, त्रिघात होता है। जिस पोलिनोमियल का पावर जो है वो 1 हो, यानी कि ये 3x + 2 इसका पावर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। अगर इसका पावर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर इसका पावर 3 है तो इसी को बोल देंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल। समझ में आ गया। इसी तरह से टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन भी होता है। अगर 3x + 2 = 0 दिया हो, ठीक है, यानी कि इसमें ये एक समीकरण है, बीच में बराबर आ गया तो ये क्या है, एक समीकरण है, ठीक है। तो अगर इस समीकरण में चर का अधिकतम घात 1 है तो ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया, और चर का अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात समीकरण हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, इससे आप लोग को फायदा होने वाला है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक का जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है। तो अगला वीडियो जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन विद वेरिएबल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं चर और अचर का जो है वो जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है 10th में चले जाते हैं, 12th में चले जाते हैं, लेकिन उनको ये जोड़ने नहीं आता है, चर और अचर को जोड़ने नहीं आता है। जैसे 3x + 2x² + 5y, ये सब जोड़ घटाव गुना भाग इसका नहीं आता है बच्चों को। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स, ठीक है, यानी कि चर अचर का जोड़ घटाव गुना भाग। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।